डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी घड़ियों की दुकान में काम करता हूँ और इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। अगर आपको लग रहा है कि ये एक साधारण सी घड़ियों की दुकान है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने ऐसी शापित चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी पिछले हॉल में, जो हम खास तौर पर इकट्ठा करते हैं। हमारा मुख्य काम है भूतों को भगाना। लोग हमारे पास अपने केस लेकर आते हैं कि उनके घर में भूत है, उन पर भूत का साया है और हम उनका निवारण करते हैं। मिस्टर हेनरी कब से ये काम कर रहे थे और जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो हमेशा कहते हैं उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो कभी नहीं मिला, और अब बुढ़ापे में जाकर उन्हें एक सबसे अच्छा दोस्त मिला है जिनके साथ मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं भी इस काम में मन लगा ही रहता हूँ। लेकिन कभी कभी केस कुछ अजीब से आते हैं। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के पहले 3 सीज़न देखे हैं तो आपको पता होगा हमारे साथ क्या क्या घट चुका है, और अब हम हर तरह की शक्ति का लगभग सामना कर चुके थे। बड़े बड़े शैतानों का, छोटी छोटी चुड़ैलों का, समय यात्रा भी हम कर चुके थे, और अब मुझे लगने लगा था हमारा काम अब आसान होता जा रहा है। जब आप अपने काम में ज़्यादा समय लगाते जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, जिसके बाद वो काम आपको और भी ज़्यादा आसान लगने लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता था एक ऐसे मोड़ पर आकर मेरी आंखें खुल जाएंगी कि हमें जो पता है वो तो कुछ भी नहीं है। हेनरी ने जो ऑफिस का फ़ोन था उसे मोबाइल में कन्वर्ट करवा लिया था, और वो फ़ोन उन्होंने मुझे दे दिया था। जितनी भी कॉल आती थी वो मुझे हैंडल करनी पड़ती थी। वो तो अपनी अच्छी नींद लिया करते थे, लेकिन मैं कभी कभी घर में परेशान हो जाता था। कभी कभी कुछ केस दूसरे देशों से आया करते थे। होती तो वो छुटमुट चुड़ैलें थी, लेकिन हमें वहाँ पर बुलाया जाता। वो फीस अच्छी खासी देते, लेकिन उन चुड़ैलों को भगाने में 10 से 15 सेकंड का भी समय नहीं लगता। इसीलिए इस चीज़ से थोड़ा सा चिढ़ा करता था मैं कि छोटे से केस के लिए भी हमें इतनी दूर बुलाया गया है। इसीलिए मैं फ़ोन पर ही कुछ छुटमुट केसों के लिए मना कर दिया करता, और ऐसे कई लोगों के बारे में मैं भी जानता था जिन्हें छोटे मोटे घोस्ट हंटर्स कहा जाता है। ऐसे भूतों को, ऐसे चुड़ैलों को तो वही भगा सकते हैं। हर देश में अब हमने थोड़ी सी ट्रेनिंग सबको दे रखी थी ताकि हर तरह के केस वो ही सुलझा पाएं। लेकिन रात के 12 बजे जब मैं सोया हुआ था, बार बार मेरा फ़ोन रिंग करता रहा। मैंने सबसे पहले आदत बनाई हुई है कि नंबर देखता हूँ किस देश का है। अब ये काफ़ी अजीब सा नंबर था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कभी भी इस नंबर से फ़ोन आया ही नहीं था। ये नंबर था +359। मैं नहीं जानता ये किस देश का है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो ये नंबर बुल्गारिया का था। अब मैं सोचने लगा कितनी दूर से फ़ोन आया है, बहुत दूर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। सुबह तक उन्हें लगेगा कि ये आदमी काम वाला नहीं है, किसी और से काम करवा लेंगे। मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो 5 बार फ़ोन आया था। उसके बाद मैंने जब फ़ोन उठाया नहीं, उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की। सुबह मैं उठा, मैंने देखी 5 मिस कॉल आई हुई थी। इसके बारे में मैंने मिस्टर हेनरी को भी बताया। उन्होंने कहा उन्हें कोई पर्सनल कॉल नहीं आई थी, कोई जान पहचान वाला नहीं है। यकीनन वहाँ कोई छोटी मोटी घटना हुई होगी, या हो सकता है ये कोई स्कैम कॉल हो। इसीलिए ज़्यादा ध्यान मत देना, खुद ब खुद पता चल जाएगा। दिन के वक्त अगर कोई कॉल आई तुम उठा लेना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाता हूँ, मुझे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ से मैं निकल कर जाता हूँ वहाँ एक छोटी सी कॉफ़ी की दुकान है। उसमें बैठने वाली वो छोटी सी लड़की जिसका कद 4 फुट है,
कॉफ़ी इतनी अच्छी बनाती है, मैं वहाँ से कॉफ़ी पी कर ही निकलता हूँ। आंखें खुल जाती हैं, दिमाग खुल जाता है। जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा था जिसमें 15-20 लोग हमेशा हुए ही होते। कभी भी वहाँ पर कोई कुर्सी खाली नहीं होती। मैं हमेशा खड़े होकर कॉफ़ी पीता हूँ वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर खड़ा था, अमूमन वहाँ उसने कोई क्रिकेट मैच लगाया हुआ होता या कोई फुटबॉल मैच लगाया हुआ होता। वहाँ पर जितने भी बैठे हुए होते वो एक दूसरे से बात कर रहे होते कि ये जीतेगा, वो जीतेगा। आज पहली बार वहाँ न्यूज़ चैनल चल रहा था। मैं कॉफ़ी की छोटी छोटी चुस्कियाँ लेता गया, टीवी की तरफ देखता गया। ये न्यूज़ बुल्गारिया की थी। मैं भी बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके बाद वहाँ दिखाया गया कि एक जेल के अंदर एक कैदी मारा गया। अब वहाँ ज़मीन से एक आदमी निकला जिसके ऊपर जैसे आग लगी हुई थी। पूरी तरह से आग से झुलस रहा वो आदमी ज़मीन से प्रकट हो गया और उसने एक बड़े कैदी को पकड़ा और उसके बाद वो ज़मीन के अंदर घसीटने लगा। उसने उसके शरीर में भी आग लगा दी। जब वो तड़प रहा था तो वो अपने साथ उसे ज़मीन में दबाने की कोशिश कर रहा था। वो तड़पता रहा। तब उसने एक चाकू से उसके सर के 2 हिस्से कर दिए और उसके शरीर को झुलसाता गया और वो अपने आप ज़मीन में गायब हो गया, जैसे ज़मीन से कुछ निकला हो जलता हुआ किसी को मारकर दोबारा ज़मीन में चला गया। अब उसकी लाश भी इतनी तेज़ जल रही थी कि मांस पिघल चुका था। इस तरह वो आदमी उसे मारकर चला गया और बुल्गारिया की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जहां कैमरे लगे हुए थे वहां वो उसको मारकर चला गया। और वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, वहां जितने भी सैनिक थे, वो कुछ नहीं कर पाए। वो जैसे जेल से बाहर से आया था, मारकर कहीं गायब ही हो गया। अब मैं ये देखकर हैरान था। वहाँ न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट चल रही थी। आखिर वो कौन है? आखिर वो क्या चाहता है? जेल के अंदर इतनी भीड़ के बीच एक आदमी को मारकर चला गया और वो जेल बंद थी। उसका ताला खोलने में 15 मिनट लगे, जब तक उसका पूरा शरीर जल चुका था। राख में तब्दील हो गई उसकी लाश। ये खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पहली बार कैमरे के सामने ऐसी कोई घटना हुई थी जिसने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और तभी मेरे मोबाइल पर फिर से फ़ोन आया। ये फिर से वही नंबर था, +359, यानी कि बुल्गारिया से। अब जल्दी से मैंने वो फ़ोन उठाया। ये एक पुलिस वाले का फ़ोन था। वो अजीब सी भाषा में बात कर रहा था, इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था। मैं उससे बात करने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। तभी उसने वो फ़ोन किसी और को दिया। अब उसने इंग्लिश में बात करनी शुरू की और उसने हाँफते हाँफते कहा, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। हमने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है। हम आप पर यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ कुछ बड़ा हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीनियर अधिकारी आपको रेकमेंड कर रहे हैं। क्या आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं? हम कल से आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रात को कई बार फ़ोन किए गए, आपने उठाए ही नहीं। उसके बाद मैंने हामी भर दी थी, क्योंकि मुझे वो टीवी पर चल रहे केस के लिए बुलाया जा रहा था। एक आदमी जलता हुआ शरीर लेकर जेल में कैदी को मार कर चला गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने अफरा तफरी में हेनरी को फ़ोन लगाया। हेनरी पहले से उस न्यूज़ को देख रहे थे और वो मुझसे सवाल कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? मैंने कहा, अभी मेरा दिमाग चल नहीं रहा, जल्दी से घड़ियों की दुकान में पहुंचिए। वो भी घड़ियों की उस दुकान में पहुंच गए थे, मैं भी घड़ियों की उस दुकान में था। उसके बाद मैंने उन्हें बताया मुझे क्या लग रहा है, उन्होंने बताया उन्हें क्या लग रहा है। उसके बाद मैंने बताया बुल्गारिया से फ़ोन आ चुका है, क्या हमें जाना चाहिए? हेनरी ने कहा, ये केस सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि एक जलता हुआ आदमी जिसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था लेकिन सामने वाले को जलाकर चला गया। ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगती है, ये पुलिस के समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें वहाँ पर जाना होगा। अब मैंने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे भी लगा ये सच में कोई बड़ा केस है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था ये केस कितना ज़्यादा बड़ा निकलेगा कि हमारे भी होश उड़ाकर रख देगा। हमने उस शाम की फ़्लाइट बुक कर ली। थोड़ी महंगी पड़ी, लेकिन केस को सुलझाने के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। जैसे ही हम बुल्गारिया में पहुंचे, हमें सबसे पहले उस जेल में ले जाया गया। हमारा स्पेशल पास बना था कि हम जेल में भी जा सकते थे, शहर में भी घूम सकते थे, हम आम नागरिक की तरह कहीं भी जा सकते थे।
इसके अलावा अगर कोई किसी और देश से आता है, यहाँ पर सख्त नियम है। बाहर वो आसानी से घूम नहीं सकता, सरकारी जगहों पर जा नहीं सकता, तस्वीरें खींच नहीं सकता। हमारा स्पेशल पास बना था, हम कुछ भी कर सकते थे। केस को सुलझाने के लिए पुलिस हमारे साथ थी। हम किसी की तरफ उंगली कर देते, उसे 5 मिनट में उठाकर जेल में डाल दिया जाता। इसीलिए हमारे कंधों पर बोझ भी थोड़ा ज़्यादा था। जब उस जेल में हम पहुंचे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान लोग थे। हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमें पहचानते थे। हम काफ़ी ज़्यादा फेमस जो हो चुके थे। उन्हें लगा था ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते, ऐसी चीज़ों को समझ सकते हैं। वो बुल्गारियन लैंग्वेज कुछ बोल रहे थे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती थी। कुछ लोग थे जो इंग्लिश बोल रहे थे, वो बातें हम समझते, लेकिन उनका एक्सेंट काफ़ी अजीब सा था। हमें उस चेम्बर में ले जाया गया। उस चेम्बर में पहुंचते ही हमने ज़मीन पर लाश देखी थी। वो लाश पूरी तरह से जली हुई थी, पूरी राख, हड्डियां भी जल गई थी और आसपास कुछ काले रंग के पत्थर पड़े थे। मैंने पूछा, ये पत्थर किस चीज़ के हैं? क्या ये पहले से मौजूद थे और ये भी पिघले हैं? उन्होंने कहा, ये फर्श पूरी तरह से साफ था, सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके जलने के कारण ये लाश यहाँ पर पड़ी है, ये राख पड़ी है और ये पत्थर पहले लावे के रूप में चमक रहे थे। जब इसे जलाया गया, वो लावा भी यहाँ पर बिखर चुका था। हमारे लिए वो चेम्बर भी साफ करवाया गया था। आसपास के जितने भी सेल थे वो सब खाली करवा दिए गए थे। हमने वो बड़ी बड़ी मशीनें निकाली, चारों तरफ लगा कर रख दी। उसके बाद हम देखने लगे यहाँ कोई पैरानॉर्मल एंटिटी अब भी मौजूद है या नहीं। इसके बाद हमें रीडिंग में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये लाश साधारण हो, इसे बस जलाकर मारा हो, यहाँ पर कोई भी अजीब शक्ति ना आई हो। लेकिन अपनी आंखों से टीवी पर मैंने देखा था, जलता हुआ आदमी ज़मीन से निकला था, उसके बाद ज़मीन में चला गया था। अब मैं ज़मीन को देखने लगा। उसके बाद मैंने बड़ा सा फावड़ा मंगवाया और मैं देखना चाहता था क्या इसके नीचे कोई गटर की पाइप है, कहीं किसी ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं की है। तभी मैंने फावड़े से ज़मीन को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ के ब्लूप्रिंट मंगवाए, लेकिन सिर्फ इस सेल के ब्लूप्रिंट दिए गए, पूरी जेल के नहीं दिए गए। मैं समझ सकता था। हमने चेक कर लिया, ऐसी कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया था। यानी असल में कोई जलता हुआ आदमी आया जिसके बारे में हमें तक नहीं पता। वहाँ मीडिया वाले हमसे सवाल कर रहे थे, वो क्या था? भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान, वो क्या था? जवाब हमारे पास भी नहीं था। ये क्या था जलता हुआ आदमी जिसका नामकरण तक नहीं हुआ है? अब मीडिया से बात करने के बाद हमें यहाँ के जेलर मिले जिनका नाम था मिस्टर ब्रैड। उनकी उम्र 40 साल थी और हमारे साथ बात करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का खतरा था। यहाँ पर ऐसे कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाती है जिसके साथ कोई ना कोई क्राइम की घटना जुड़ी हो, भले ही उसने उसमें हिस्सा ना लिया हो, लेकिन किसी भी तरह से अगर उस पर कोई उंगली खड़ी हो जाए तो उसे जेल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। इसीलिए ब्रैड काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो चाहते थे कि हम इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। जेल के अंदर कैदी को मारा गया है, कोई बाहर से आकर मारकर चला गया, किसी को पता तक नहीं चला। उनकी ना सिर्फ नौकरी जाएगी, उन्हें 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। हम उनके साथ उनके ऑफिस में बैठे बात किए जा रहे थे और उनका हर बार ये सवाल था, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है? आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? आपके पास तो मशीनें होंगी ना, उन्हें जल्दी से पकड़ा जाए, जल्दी से उसे पकड़ा जाए और आप उसे सज़ा जिस तरह की देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन मेरी नौकरी आपके हाथ में है। वो एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे और हमें पता है किस तरह से मासूम भी ऐसी क्राइम की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अब हम जानना चाहते थे कैसे, कोई निशान तक नहीं है। जब कहीं कोई पैरानॉर्मल घटना हो वहाँ पर एक अजीब सी सेंसेशन होती है और हमारे गैजेट्स उन सेंसेशन को पकड़ लेते हैं। कोई भी भूतिया दुनिया से यहाँ पर सफ़र करके आया हो तो हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पता चल ही नहीं रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम दूसरी दुनिया में जाकर खुद देख लें, आखिर यहाँ कोई दरवाज़ा बनाया गया या नहीं गया। हेनरी मना कर रहे थे, लेकिन मुझे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उस ताबूत को एक छोटे से रूप में बनाकर यहाँ जेब में डालकर लेकर आया था।
मैं उसे बड़ा कर सकता था। अब उसे बड़ा करके मैंने उस चेम्बर में रख दिया। हेनरी ये कह रहे थे कि ये एक जेल है, यहाँ पर खतरनाक से खतरनाक कैदी रहते हैं। हो सकता है कई कैदी यहीं पर मारे गए हों और उनकी आत्मा भी यहाँ आसपास घूम रही होगी। जितने कैदी हैं बहुत खतरनाक हैं, किसी न किसी को मारा होगा उन्होंने। वहाँ हमें कई सेल में खतरनाक से खतरनाक कैदी दिख रहे थे। कुछ के मुंह पर बड़े बड़े कट के निशान थे। वो डरे हुए नहीं लग रहे थे कि किसी को इस तरह अंदर आकर जला कर मारा गया, तड़पा कर मारा गया, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहे थे और हमें धमकियां दे रहे थे, तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। हेनरी इसीलिए चाहते थे कि मैं दूसरी दुनिया में ना जाऊं। वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वहाँ ऐसे कैदियों का झुंड हुआ तो वो मुझे घेर सकते हैं और हो सकता है मैं उस दुनिया से वापस इस दुनिया में आ ना पाऊँ। और अभी यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद भी नहीं है जो हमारी मदद कर पाए। हेनरी की ये बात को मैं भी समझ गया था, इसीलिए मैंने हेनरी से बात की, क्यों ना हम विक्टर महाजन को भी यहाँ पर बुला लें। हेनरी भी इस बात पर सहमत थे। मैंने वहाँ फ़ोन लगाया था और तब मुझे पता चला कि विक्टर महाजन मेरी मदद के लिए मुझे वहाँ पर बुलाना चाहते थे। वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, किसी चुड़ैल का पीछा कर रहे थे। द लकी विच की कोई बात बता रहा था उनका वो जान पहचान वाला। मैंने कहा उन्हें वो केस सुलझाने दीजिए, हम इस केस को सुलझाते हैं। ना मैं वहाँ पर जा सकता था, ना वो उस केस को छोड़कर यहाँ पर आ सकती थी। इसीलिए अब मैंने हेनरी को कहा जाना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा। हेनरी मना करते रहे, लेकिन उन्होंने मेरी कलाई पर एक धागा बांध दिया था। ये काले रंग का धागा था और दूसरा हिस्सा उन्होंने पकड़ रखा था। उन्होंने कहा तुम ताबूत में इसी तरह जाना और जब तुम्हें कुछ लगे इस धागे को बड़ी तेज़ी से खींचते रहना, झटके मारना शुरू कर देना। मैं इस धागे को खींचना शुरू कर दूंगा। इस धागे में एक शक्ति है कि इसे कोई भी दूसरी दुनिया का आदमी तोड़ नहीं सकता। मैं इसे खींचते खींचते तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, इसमें इतनी शक्ति है। अब मैंने कलाई पर वो धागा बांधा, उसके बाद दूसरा हिस्सा हेनरी ने अपनी कलाई पर बांधा। अब मैं उस ताबूत में जाने के लिए तैयार था। मैं एक बार आसमान की तरफ देखकर भगवान से आज्ञा मांगना चाहता था, क्योंकि दूसरी दुनिया में कदम रखना मौत के समान होता है और ऐसी खतरनाक जगह पर कभी भी मरने के आसार पैदा हो जाते हैं। मैंने जैसे ही ताबूत के अंदर दूसरी दुनिया का सफ़र किया, काफ़ी अजीब सा माहौल था। मैं दूसरी दुनिया में भी इस जेल के इस सेल के अंदर ही था, लेकिन आधा अंधेरा था। यहाँ पर दीवारें पूरी तरह से काली थी और ज़मीन पर वो बड़ा काला सा निशान, जैसे यहाँ पर कोई जला हो। अब मुझे लगने लगा इस दुनिया से क्या कोई आया होगा। यहाँ तो कोई निशान नहीं है, यहाँ कोई दरवाज़ा भी नहीं बना हुआ। अब मैं जेब से उन गैजेट्स को निकालकर यहाँ जल्दी से चिपकाना चाहता था और यहाँ पर सबूत इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरी दुनिया से कोई दरवाज़ा बनाया गया हो हमारी दुनिया में आने के लिए, तो यहाँ पर वो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के सबूत रह जाते हैं जो कि मीटर में आ जाते हैं। अगर वो मीटर में आ गया यानी कि सबूत पक्के हैं, कोई दूसरी दुनिया के दरवाजे का इस्तेमाल कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी से दीवारों पर वो बड़े बड़े गैजेट लगा रहा था, तभी ठक ठक की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ किसी और सेल से आ रही थी और मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा। मैं ये जानना चाहता था क्या यहाँ पर कोई और मौजूद है। अमूमन ऐसी बंद जगह पर भूत प्रेत चुड़ैलें नहीं होती, वो भी दूसरी दुनिया में। यहाँ वो आज़ाद होती हैं, वो ज़्यादातर बाहर रहती हैं और समय आने पर इस दुनिया से भी आगे निकल जाती हैं। क्या यहाँ कोई और हो सकता है, ये मैं जानना नहीं चाहता था। मैंने जल्दी से उस सेल को अंदर से ही बंद कर लिया। अब मेरे पास वो बड़े से दरवाजे को बंद करने के लिए कोई और चीज़ नहीं थी जिसे मैं फंसाता ताकि कोई अंदर ना आ पाए। अब यहाँ दरवाज़ा था, दरवाजे से मैं अपनी दुनिया में जा सकता था। यहाँ जल्दी जल्दी से मैं गैजेट्स लगाने लगा था। तभी मैंने देखा ठक ठक की आवाज़ एक और तरफ से आई। अब ऐसी ही आवाज़ें अलग अलग दिशा से आना शुरू हो गई थी। शायद यहाँ कई लोग थे जो आवाज़ कर रहे थे।
उन्हें ये पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इसीलिए चुपचाप काम करना होगा। मैंने वो मशीनें चारों कोने में लगा दी। उसके बाद मैं उसे चलाने लगा। 5 मिनट में पूरी मॉनिटरिंग कर ली जाती है। उसके बाद हमें पता चल जाता है यहाँ पर क्या क्या हुआ है। अब 5 मिनट के लिए मैंने उन गैजेट्स को चला दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई। जब उन गैजेट्स को चलाया जाता है उससे एक तीखी सी आवाज़ निकलती है, वो कानों में काफ़ी चुभती है। और मैंने एक चीज़ का ध्यान दिया है, इन मशीनों की तरफ, इन गैजेट्स की तरफ भूत प्रेत और ऐसी शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं, वो हमारी तरफ आने लगती हैं। इसीलिए इस काम को खाली जगह पर करना ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बचते ही है हेनरी। अब यहाँ पर खड़ा मैं उन गैजेट्स को चलाए उस तीखी आवाज़ को सुन रहा था और ठक ठक की आवाज़ें बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती गई और अचानक बंद। अब चलने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें इस सेल के काफ़ी करीब थी, जैसे कोई चलकर इस तरफ आ रहा हो। थम थम थम। चलते चलते कोई करीब आता गया। बाहर कई बल्ब लगे हुए थे, पुराने गंदे से बल्ब, और आसपास उड़ रहे वो छोटे छोटे काले रंग के कण। यहाँ माहौल काफ़ी डरावना था। वैसे तो ये जेल हमारी दुनिया में काफ़ी सुंदर थी, यहाँ पर जड़ें जैसे दीवारों को फाड़कर हर कमरे तक पहुँची हुई थी। कई काले रंग की पत्तियाँ यहाँ भी दीवारों पर मुझे नज़र आ रही थी, और ज़मीन पर वो निशान जिसकी मॉनिटरिंग काफ़ी जल्दी करनी थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ होती गई। अचानक धम धम की आवाज़ करते हुए एक आदमी जिसका कद 12 से 13 फुट होगा, वो इस सेल के बिल्कुल सामने आ गया था। अब मैं क्या ही बताऊं वो क्या चीज़ थी। जैसे 3 लोगों की टांगें जोड़कर एक टांग बनाई गई हो, 3 धड़ को जोड़कर लंबा एक धड़ बनाया गया हो, जैसे 3 लोगों के शरीर के हिस्सों को काटा गया, चिपकाया गया। अब एक आदमी बनाया गया जिसके 3 सर भी थे। अब जो 3 सर थे वो भी काफ़ी डरावने, एक के साथ एक 3 सर चिपके हुए थे। जो बीच वाला सर था उसमें 3 नाक लगी हुई थी, एक तरफ 3 आंखें, एक तरफ 3 आंखें। इस तरह मैं काफ़ी डरावना दृश्य देख रहा था। अब मुंह 3 लगे हुए थे, वो भी बीच वाली गर्दन में, गर्दन एक ही थी। इस तरह सामने आकर वो खड़ा हो गया था जिसका मैं नाम तक नहीं बता सकता। कह सकता हूँ कि 3 आत्माओं को, 3 शैतानों को जोड़कर एक बनाया किसी शक्ति से, और वो सेल के सामने खड़ा होकर सूंघने की कोशिश कर रहा। उसका कद काफ़ी बड़ा था, इसीलिए मैं सिर्फ उसका धड़ देख रहा था। उसके पैरों की आवाज़ धम धम। वो इधर उधर झांकता गया और मैं घड़ी की तरफ देख रहा। यहाँ पर जो घड़ी है ना, वो भी उल्टी पुल्टी सी चलने लगती है, इसीलिए सही समय का पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी हमने कुछ गैजेट्स बनाए हैं जिससे समय का अंदाज़ा हो जाता है कि कब 5 मिनट होंगे। जब 5 मिनट होंगे ये मशीनें अपने आप चलना बंद कर देंगी। लेकिन 5 मिनट का समय बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था। अब वो इधर उधर झांकता रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। अचानक वो ज़मीन पर बैठ गया। अब वो ज़मीन पर बैठा तो उसका कद बिल्कुल साधारण सा हो गया, क्योंकि बैठा हुआ उसका सर अब इस सेल के आगे देख सकता था। जैसे ही उसने मुझे अंदर देखा वो भागा मेरी तरफ, और मैं भी उसकी तरफ भागा ताकि उस दरवाजे को पकड़ सकूं। मैंने उस दरवाजे को ज़ोर से पकड़ लिया और उसे खोलने की कोशिश कर रहा। तभी मैंने पास में एक कपड़ा रखा हुआ था, उस कपड़े को ही वहाँ लपेट दिया। उसमें ज़ोर बहुत था। वो लोहे को अपनी उंगलियों से थोड़ा टेढ़ा कर पा रहा था और समय बीता जा रहा था। अगर वो सेल के अंदर आ जाता तो मुझे शायद ताबूत के अंदर वाले रास्ते का इस्तेमाल तक ना करने देता। इसीलिए मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा। अब मेरे पास एक गैजेट था जिससे एक छोटा सा धमाका होता, सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती। अब चुड़ैलों और डायनों को भगाने के लिए वो सफ़ेद रंग की रोशनी काफ़ी होती है। जेब से मैंने वो गन निकाली और उसे चला दिया। सफ़ेद रंग की रोशनी हुई। वो 2 कदम पीछे हटा। उसके बाद उसने दोबारा आंखें खोली और फिर से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा।
अब मैं जान नहीं पा रहा था इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं उस दरवाजे को किसी तरह से संभाले हुए था और मुझे कोई गैजेट याद नहीं आ रहा जिसका मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। आखिर ये क्या चीज़ है। उसके बाद धम धम की आवाज़ करता हुआ वैसा ही एक शैतान और आया। उसके 5 सर थे, उसका शरीर और ज़्यादा बड़ा। अब दोनों ने उस दरवाजे को खींचना शुरू कर दिया और मैंने अपनी वो पैंट भी उतारी। उस पैंट को भी उस दरवाजे के लॉक की तरफ बांध दिया ताकि ये दरवाजे को खोला ना जा सके। अब दोनों मिलकर वो जो रॉड लगी हुई थी उसे खोलने की कोशिश कर रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे। तभी मशीनें बंद हो गई। काम हो चुका था, रीडिंग आ गई होगी, यानी कि पता लग सकता है। अब चारों कोनों से मैं उन गैजेट्स को उतार रहा था, एक छोटी सी बैग में डाल रहा था। तभी पीछे से वो एक और छोटे कद का, जिसका कद 4 फुट होगा, अब उसका आधा धड़ था, यानी कि जैसे काट कर धड़ को छोटा कर दिया हो। उसका माथा गायब था, यानी जैसे माथे को ही काट कर उसको अलग कर दिया हो। एक आंख, एक छोटा सा नाक, एक कान जो उसके माथे के ऊपर लगा हुआ, छोटा सा मुंह था, गर्दन बिल्कुल नहीं थी, छोटे छोटे पैर यानी कि जांघें नहीं थी उसकी। अब वो छोटा सा था, उन सलाखों के बीच से निकलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा। मैंने तब जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया और मैं वापस आने के लिए जल्दी से उस दरवाजे के पार पहुंचने वाला था। वो उस जेल के अंदर आ गया। वो छुटकू सा मेरी टांग को पकड़ चुका था। वो तो उसका मुंह छोटा था, जो मेरी टांग में वो दांत नहीं गड़ा पा रहा था, लेकिन उसने कोशिश बहुत की। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर मुक्का मारा, वो पीछे जा गिरा और मैं उस दरवाजे से वापस। मैंने सिर्फ कच्छा पहन रखा था उस समय। टी शर्ट उतारनी पड़ गई, जीन उतारनी पड़ गई। इस तरह से बचकर आया था और मुझे देखकर हेनरी कहने लगे थे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी, किसी ने हमला तो नहीं किया? लेकिन मेरे कपड़ों की तरफ देखते ही थोड़ी सी हंसी उनको आई और कहने लगे, तुम्हारी इज्जत तो बच गई ना, ये क्या करके आए हो? और मैंने भी हंसते हुए कहा, आपको नहीं पता उस दुनिया में आजकल क्या क्या हो रहा है। कुछ नए नए से जीव आ रहे हैं, जैसे कोई उन्हें म्यूटेट कर रहा हो। हेनरी ने भी कहा, वहाँ पर बहुत कुछ होता है, हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान इस दुनिया पर देना है। वहाँ कई जेल के कर्मचारी थे, कई पुलिस वाले थे। मुझे एक पुलिस वाले के कपड़े दिए गए। तब वो कपड़े पहनकर हमने उस मीटर की रीडिंग जांचना शुरू कर दिया। एक लैपटॉप से लगाकर मैं रीडिंग चेक करना चाहता था, आखिर वहाँ पर हमें क्या पता चलता है। अब मैंने रीडिंग्स में एक चीज़ तो देख ली, वहाँ कोई और दरवाज़ा नहीं बनाया गया। उस समय दरवाज़ा बना जब मैं इस दुनिया से उस दुनिया में गया था। इससे पहले किसी भी दरवाजे का निर्माण वहाँ पर हुआ ही नहीं। अब ये और ज़्यादा हैरानी की बात थी। अगर दूसरी दुनिया से यहाँ पर कोई आया ही नहीं तो वो ज़मीन में गायब होने वाला आग से भरा हुआ आदमी कौन था? उसने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? इस चीज़ ने और ज़्यादा डराना शुरू कर दिया। कई रीडिंग्स चेक की, उसमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन वो उस दुनिया में जो कालिक थी उसे इतनी ज़्यादा गर्मी पर जलाया गया, ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया गया कि इस दुनिया में भी राख बनी, आधी राख उस दुनिया में बनी। आखिर ये कौन सी ताकत है? मैं इसका जवाब जानना चाहता था और हेनरी भी। अब इस जेल में हमने बहुत चीज़ों की तफ्तीश की। कई कैदी थे, उनसे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन एक कैदी जिसकी बातों ने हमें हैरान सा कर दिया। मैं पहले तो सोच रहा था वो कोई समझदार आदमी होगा। हेनरी कहे जा रहे थे ये कोई पागल है, वैसे ही बातें कर रहा है। अब जेल में पागल भी आते हैं। उस आदमी का नाम था मिस्टर हसी। अब उस पर कई लड़कियों के शोषण का आरोप था, कई लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप था। वो एक फिलॉसफर रह चुका है जो किसी धर्म को नहीं मानता था। जब हम उससे बात करने लगे तो उसने कहना शुरू कर दिया, समय आ गया है, सबके मरने का समय आ गया है, इंसान सुधर नहीं रहे हैं, इसीलिए अब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, किसने अपना काम करना शुरू कर दिया है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो आदमी, जो कैदी नीचे जलाया गया है? उसने कहा, हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ।
अब मुझे लगा इससे कोई काम की बात पता चल सकती है। मैंने उससे पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन कौन मार सकता है? उसने कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इंसान धरती पर कब से हैं, सभ्यता के साथ हम रहते रहे, उसके बाद इंसान बिगड़ते चले गए। आपको नहीं लगता इंसानों ने जो हथियार बनाए हैं, जो चीजें बनाई हैं, उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है? धरती को खत्म करने पर लगे हुए हैं। सुधरते नहीं लोग, सुधरते बिल्कुल नहीं लोग, वो और बुरे होते जा रहे हैं। इसीलिए वो आ रहा है। शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब उसकी बातें सुनकर हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ये पागल है, वैसे ही बातें कर रहा है, फिलॉसफी झाड़े जा रहा है। हमें अब किसी और से बात करनी होगी। मैं उससे बात करना चाहता था, हेनरी उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसके बाद मुझे लगा और कैदियों से बात करनी होगी, ये हमारा समय ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। ये वैसे ही घुमा फिरा कर बातें कर रहा था, असली बात बता ही नहीं रहा था, वैसे ही बार बार शैतान की बात किए जा रहा। उसके बाद मैंने और कैदियों से बात की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 3 दिन लग गए थे। 3 दिनों तक हमने वहाँ पर अलग अलग कैदियों से बात की और तीसरे दिन हमें न्यूज़ में एक खबर मिली थी। एक ऑफिस में एक आदमी वैसे ही जलाया गया। अब उसकी जो फुटेज थी न्यूज़ में पहुंच नहीं पाई थी। पुलिस वालों को पूरी खबर मिल गई थी। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचाया गया। जब हम वहां पर पहुंचे, वहां लाश नहीं थी, राख थी, उसे भी जलाया गया था। सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद थी। यानी जो भी इस तरह लोगों को मार रहा था, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा था कि कैमरे लगे हैं या नहीं, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। वो मारता था और मार कर चला जाता था। अब यहाँ एक और मौत हुई थी। जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की, बिल्कुल वैसा ही आदमी जिसके आग लगी हुई थी, उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता था, उसका शरीर देखा नहीं जा सकता था। लेकिन अब फुटेज को ज़्यादा ध्यान से मैं देखने लगा था। जब उसने उस आदमी को पकड़ा था, वो धक्का देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी कलाई पकड़ी, वो चीखना शुरू हो गया। क्योंकि आग जब हमें छूती है तो जलन का एहसास होता है। उसे जलन का एहसास हो रहा था। इस आदमी ने उसे पकड़ लिया, उसके बालों को पकड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ा, इस तरह से उसे दबोच लिया और धीरे धीरे उसका शरीर भी जलने लगा। अब ये जो आदमी था, इसके शरीर से जैसे लावा भी ज़मीन पर गिर रहा था। जो लावा ज़मीन पर गिर रहा था, उसके पत्थर बन रहे थे। यानी कोई पिघलती हुई चीज़ को शरीर से निकाल भी रहा था। वो उस आदमी को पूरा जलते हुए देखा मैंने। शरीर को जला कर रख दिया, शरीर की राख बना दी, पूरी तरह से पिघला दिया था उसे। अब फुटेज को मैं लगभग 2 घंटों तक चेक करता रहा था। कोई तो चीज़ पता चली ना। ये कैसा पोर्टल है? वो ज़मीन से निकलता है, ज़मीन में गायब हो जाता है। अब जो दरवाज़ा हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया का बनाते हैं, उसमें एक ख़ास तौर की लाल रंग की रोशनी निकलती है। अब उस रोशनी से पहचान हो जाती है कि ये एक पोर्टल बनाया गया है मुर्दों की दुनिया में जाने के लिए। अब यहाँ कोई लाल रंग की रोशनी नहीं थी, सीधा वो जैसे ज़मीन से निकलता था, जैसे ये ज़मीन ना हो, ये एक पानी हो। ज़मीन से निकलता, बाहर की तरफ आता, उसके बाद वो मारता और वापस ज़मीन में चला जाता। किसी भी तरह का कोई सबूत मिल नहीं पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद हमें लगने लगा था कि इस चीज़ ने लोगों को परेशान करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द केस को ख़त्म करना होगा। लेकिन पता नहीं चला इस फुटेज को मीडिया में किसने लीक कर दिया। दोबारा से अब मीडिया में ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि कोई जलता हुआ आदमी ज़मीन से निकलता है, लोगों को मारता है और चला जाता है। मैंने कई फाइल्स ढूंढ निकाली थी, इन 2 लोगों में क्या रिश्ता है। कोई भी छोटा मोटा रिश्ता निकल आए तो समझ में आएगा आखिर ये किन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, किन्हें टारगेट कर रहा है। कोई भी चीज़ मिलान नहीं कर पा रही थी। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी जो मैच कर रही थी। शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। दोनों का जन्म जून महीने में हुआ था। एक की उम्र कोई और, एक की उम्र कोई और। लेकिन एक चीज़ थी, जो कैदी मारा गया जेल में, वो सबसे ज़्यादा हिंसक था। उसने 7 लोगों को मारा था।
यहाँ पर जो आदमी मारा गया था उस पर भी बहुत सारे केस चल रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन वो साबित नहीं हुए थे। वो केस डिसमिस कर दिया गया था। शायद ये बहुत ज़्यादा अमीर था। सिर्फ ये छोटी सी चीज़, दोनों शायद क्रिमिनल थे, इसके सिवा दोनों के साथ कोई चीज़ मैच नहीं करती थी। अब मीडिया में ये खबर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और इसका असर बहुत भयानक हो रहा था। बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। लोग एक दूसरे को मारने पर लगे हुए थे। जितने भी गैंगस्टर, जितने भी कैदी जो जेल से छूट कर आए थे, उन पर हमले होने लगे थे और ये कर रही थी आम जनता। दुकानें बंद हो चुकी थी। लोग ये कह रहे थे कि नर्क से आ रहे हैं वो लोग जो सज़ा देते हैं, और ये बातें हर न्यूज़ चैनल पर फैलती जा रही थी। बार बार एक छोटी सी क्लिप को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा था। वो वायरल क्लिप थी मिस्टर हसी की, जो कि जेल में बैठे हुए थे। 5 साल पुरानी एक क्लिप जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब यहाँ बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाएगी, शैतान अपना काम कर नहीं पाएगा सज़ा देने का, तब नर्क के दरवाजे खुलेंगे और नर्क से वो लोग आएंगे जो यहाँ धरती पर सबको सज़ा देंगे, जलाएंगे नर्क की आग में। उसकी उस वायरल क्लिप को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में लगा दिया गया था। यहाँ पर जो हो रहा था, लोग ये कह रहे थे ये बातें सच्ची हो रही हैं। हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था। यहाँ के कमिश्नर ने हमें ये स्पेशल तौर पर कहा था, अगर आप इन दंगों को भड़कने से रोक पाएँ, कुछ कर पाएँ तो करिए, वरना यहाँ दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। घरों को आग लगाई जा रही है, दुकानों को आग लगाई जा रही है, लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं जो बुरे हैं। बुरे तो सभी इंसान हैं, हर किसी को दूसरे में कोई ना कोई बुराई तो दिखती है, इसीलिए लोग एक दूसरे को मारने पर लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था अगर वो पहले मार देंगे तो नर्क के वो इंसान यहाँ नहीं आएंगे, सबको नहीं मारेंगे, वो खुद सब बुरे लोगों को मारने पर लगे हुए थे। इस तरह तो सभी मारे जाएंगे ना, क्योंकि एक बुरे आदमी को मारने वाला वो भी तो एक कातिल ही होता है, यानी कि बुरा। हिंसा को हिंसा से रोकने वाला भी बुरा ही होता है। इससे हिंसा और ज़्यादा बढ़ती है। सभी उस नर्क की आग की तरफ बढ़ रहे थे और हेनरी ने वो जिम्मा अपने कंधों पर लिया। उन्होंने एक खास डिबेट खुद ली जो कि एक न्यूज़ चैनल पर लाइव चल रही थी। उसमें हमसे सवाल किए गए और हेनरी ने खुद कहा था, कोई नर्क का शैतान यहाँ पर नहीं आ रहा है, नर्क के शैतान यहाँ पर नहीं आ सकते। हम दूसरी दुनिया में खुद देख चुके हैं, ये कोई ना कोई चालबाजी है या कुछ और है, कोई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, वैम्पायर, कई तरह के जीव हैं, उनके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। ऐसा कोई डरावना जीव है जो लोगों को मार रहा है। उसने कुछ बोला नहीं है। आप उनके मुंह में अपने शब्दों को घुसेड़ने की कोशिश मत कीजिए। कोई नर्क के शैतान नहीं आ रहे हैं। वहाँ जो भी होने वाला है या हो रहा है, इसके पीछे का सच हम बाहर लेकर आएंगे। ये बातें सुनकर लोग सच में हमें काफ़ी अच्छा मानने लगे थे। हमारी बातों पर अमल होने लगा था। इसके बाद ये बात हर तरफ फैल गई कि इस शैतान को जगदीश और हेनरी पकड़ने वाले हैं जल्द ही। वो दंगे रुक चुके थे और ये दंगे हमने रुकवाए थे। इसके बाद कई न्यूज़ चैनल हमसे दोबारा इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन हम इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे क्योंकि हमारे पास समय कम था। हो सकता है वो आदमी किसी और को मारने की कोशिश करे। इस तरह हम अब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक न्यूज़ एंकर हमारे कब से पीछे पड़ा था, जो चाहता था हम सड़कों पर जाकर खुले में अपनी इंटरव्यू दें,
लोग डरे हुए थे, घरों से कम बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे कि वो जलता हुआ आदमी आएगा, उन्हें मारकर चला जाएगा। हर वो इंसान जिसे लग रहा था उसने कुछ बुरा किया है, वो उसे मारकर चला जाएगा। घरों के अंदर लोग छिप चुके थे। भले दंगे खत्म हो गए थे, लेकिन डर का माहौल था। और हमें एक न्यूज़ एंकर ने कहा, सड़कों पर चलकर इंटरव्यू दीजिए, क्या यहाँ खतरा है? हेनरी ने कहा, हम ऐसा करेंगे, इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम बाकी का काम बाद में भी कर लेंगे। अब एक खास हिस्से में जहां बहुत ज़्यादा चहल पहल अमूमन रहती है, आज नहीं थी क्योंकि लोग डरे थे। वहां हम इंटरव्यू दे रहे थे। वो न्यूज़ रिपोर्टर, उसके साथ उसका कैमरामैन, मैं हेनरी के साथ, हम चलते चलते आपस में बातें शेयर कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। वो कोई शैतान नहीं है, वो कोई प्रेत हो सकता है, ऐसा प्रेत जो शरीर में आग लगा लेता है। अब आग लगाने के बाद वो सामने वाले को जलाने की कोशिश करता है। तभी हमने देखा वो इंटरव्यू के बीच एक घर के पास से ज़मीन से निकला वो आग वाला आदमी। तभी कैमरामैन ने कैमरा उस तरफ घुमा लिया था। हम चारों डरे हुए थे और हेनरी कहने लगे थे, जल्दी से गैजेट निकालो, शायद हमें इसके शरीर को जल्दी ठंडा करना होगा। मैंने कहा, वो गैजेट मेरे पास नहीं है, अभी मैं लेकर नहीं आया, हमें तो सिर्फ इंटरव्यू देनी थी ना, मैं गैजेट्स अपने साथ रखे हुए नहीं था। तब वो जलता हुआ आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा। हर कोई डर रहा था। कैमरामैन का कैमरा कांप रहा था। वो आदमी चलकर सड़क के बीच में आया और पहली बार उसने कुछ बोला था। उसने कहा, नर्क से आया हूं मैं, हर किसी को सजा देने के लिए। सजा देने के लिए शैतान का काम हमें करना पड़ रहा है। शैतान तो अपनी उस दुनिया में मग्न है, उसे कब से सजा देनी चाहिए थी ताकि इंसान सुधर पाए। अब वो काम नर्क से हमें करना पड़ रहा है। मैं दूंगा हर एक को सजा जो बुरा है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तुम्हें दुनिया बचानी है तो उन लोगों को खुद सजा देनी होगी। तुम्हें बुरे काम छोड़ने होंगे, इस दुनिया को अच्छा बनाना होगा, वरना मैं हर एक को जलाऊंगा। शरीर को यहाँ जलाऊंगा, आत्मा को नर्क में जलाऊंगा। और अगली बारी तुम्हारी है हेनरी, तुम्हारी। जल्द ही तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने लोगों को समझाने की कोशिश की और तुम्हारी मौत मिसाल बनेगी लोगों के लिए। ये दुनिया तुम्हारी मौत से अच्छी बनेगी। 7 दिन का समय है। जहां जाना चाहते हो चले जाओ, जितने लोगों के बीच खड़े रहना चाहते हो खड़े हो जाओ। 7 दिन बाद मैं तुम्हें जलाऊंगा और आत्मा को नर्क लेकर जाऊंगा। यह सबक होगा पूरी सृष्टि के लिए। ये कहकर वो जलता हुआ आदमी जमीन में समा गया था। ये देखकर कैमरामैन ने कैमरा हमारी तरफ घुमाया और वो हेनरी से जवाब चाहते थे। बताइए बताइए, ये कौन था? क्या ये कोई प्रेत था? आपने प्रेत को पकड़ा क्यों नहीं? आपके सामने आया था, आपने रोका क्यों नहीं? हेनरी कोई जवाब देना नहीं चाहते थे। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। ये वीडियो हमें पता था बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है और वैसे भी ये लाइव चल रहा था। लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और कई आसपास के घरों के ऊपर से हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाने शुरू हो गए थे। लोग हेनरी को पत्थर मार रहे थे, हेनरी को बुरा इंसान कह रहे थे, क्योंकि नर्क का वो आदमी हेनरी को लेने के लिए आ रहा था। वो बुरे इंसानों को लेकर जाता है तो हेनरी बुरे ही होंगे ना। वहाँ से हम भागे थे, दोबारा घर पहुँचे थे जहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड हमारी सिक्योरिटी के लिए लाए गए थे और हमसे कई लोगों ने सवाल पूछा था हमें आगे क्या करना है। ये वो सवाल था जिसका जवाब ना मेरे पास ना हेनरी के पास। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे।
दोस्तों, आखिर कौन है वो जलता हुआ आदमी? क्या सच में वो नर्क से आया है इंसानों को सजा देने के लिए? क्या इंसान सुधर पाएंगे और क्या हम हेनरी को बचा पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं दोस्तों। हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, कई राज से पर्दा उठने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।